हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज जो बुक है वो एक उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और उसके सारे चैप्टर मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें 7 या 8 चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अभी तक। ठीक है, तो आज हम जो है वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस चैप्टर जो है उसमें कुछ पार्ट्स बचे रह गए थे, कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेड बिल्स क्या होते हैं। तो बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने उसमें आपको क्लियर किए थे। तो आज हमें स्टार्ट करना था कॉमर्शियल बैंक से। इसके पहले के सारे टॉपिक्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आप इस चैप्टर को शुरू से देखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस का वहां से शुरू करिएगा, तो आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे लिंक दिया होगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक, इसके नाम से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बैंक जो कॉमर्शियल है, जहाँ पे हम अपने पैसे विड्रॉ करते हैं, जहाँ से हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जहाँ से हम लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है, लोन्स या एडवांसेस लेते हैं, वो बैंक हमारी क्या कहलाती है? कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोन या एडवांसेस प्रोवाइड करना या फिर क्रेडिट क्रिएशन करना। और अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो ये एज एन एजेंट एक्ट करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करती है और हमें लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक्स हमारी कई तरह की होती है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोन्स के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग, सेविंग बैंक्स अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, तो हम अपने बैलेंस को जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं जिस बैंक में, वो कॉमर्शियल बैंक ही होती है। ठीक है, जहाँ से हम अपने अकाउंट को विड्रॉ करते हैं, अपने कैश को विड्रॉ करते हैं या फिर लोन्स या एडवांसेस लेते हैं, ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, तो वो सब हमें कॉमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस मेक मनी बाय लेंडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंस्टीट्यूशन मनी कैसे इकट्ठा करती है या पैसे कैसे अर्न करती है? ये लोन्स दे करके, इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को लोन्स प्रोवाइड करके और उनसे उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करके इनकी अर्निंग होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मेरिट्स इसकी देखते हैं। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इट मेंटेन्स द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। ये हमें फंड्स प्रोवाइड करती है जब हमारे बिजनेस को जरूरत हो, और बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस ऑफ देम। और ये हमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टाइमली। इट इज, आगे देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है इसका। इट इज एन ईजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लिए एक आसान सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि हम इजिली यहाँ से लोन ले सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेलिटीज लाइक द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग। इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं लगती। ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क हमें नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारे लिए एक फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ये हमें लोन प्रोवाइड करती है और ये हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को, या जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये इजिली प्रोवाइड करती है हमें फंड्स। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होगी। बैंक इम्पोसेस स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिल ग्रांटिंग लोन्स। तो ये हमने मेरिट्स में देखा कि जो है हमें इजिली लोन्स प्रोवाइड करती है। तो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो ये हमें बहुत सी बैंक की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, वो अगर हम फॉलो करते हैं तभी वो हमें लोन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज लोन नहीं देती है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। नेक्स्ट है हमारा, द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटेंड और रिन्यू द टेन्योर। तो जो हमें फंड्स प्रोवाइड करती है बैंक, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करती है। तो अगर हमें इसका टाइम बढ़वाना है तो काफी हमें रिन्यू करवाना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरिट डिमेरिट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू दिस सोर्स इज स्लाइटली डिफिकल्ट। तो ये जो प्रोसीजर इनका होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिससे हमें फंड्स इनसे मिलता है बैंकों से,
वो काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हमें बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें फंड मिलता है, आसानी से नहीं मिलता, और वो भी कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें फंड्स प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक इन वेरियस फॉर्म्स आर जनरली ट्रैक्ड बाय सिक्योरिटी और गारंटी। तो बहुत सी सिक्योरिटीज या गारंटी हमें देनी पड़ती है फंड्स लेने के लिए बैंक से, ठीक है। बिना गारंटी के कोई भी बैंक हमें फंड या लोन नहीं प्रोवाइड करती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है वही क्या कहलाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती है। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड बिजनेस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया है हमारी कंट्री में, जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल, इनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये हमें जो है ओन्ड कैपिटल भी प्रोवाइड करती है और लोन के तौर पे भी कैपिटल प्रोवाइड करती है, वो भी लॉन्ग और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी मेरिट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक। तो जो कॉमर्शियल बैंक हमें केवल शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, फंड्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें लोन चाहिए और हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो ये हमारी मार्केट में गुडविल को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट मेरिट है इसकी, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। तो ऐसी कंडीशन जब हमें कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है कहीं से, उस कंडीशन में भी ये फंड्स हमें प्रोवाइड करती है जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। चलिए कुछ डीमेरिट्स भी होंगी, मेरिट्स है तो ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट्स ऑफ लोन। तो इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, डिफिकल्ट है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने का। टू मैनी फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। यहाँ से लोन लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को हमें फुलफिल करना पड़ता है और बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसमें काफी टाइम भी लग जाता है और ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी देयरबाय रेस्ट्रिक्टिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, जो नॉमिनीज होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, जो कंपनी बोरो कर रही है, उनको काफी, उनके पावर्स को काफी रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये हमारा 11th टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग फ्रॉम इंटरनेशनल, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से अगर हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाएगी। इन एडिशन टू द सोर्सेज डिस्कस्ड अबव, देयर आर वेरियस एवेन्यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड्स इंटरनेशनली। तो हम जब बाहर से फंड रेज करते हैं दूसरी कंट्री से, तो वही इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाती है। वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स में बी जनरेटेड। तो बहुत सी इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक्स है, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है जहां से हम फंड रेज करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GDRs, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक तरह का डिपॉजिटरी रिसीव्ड होता है जो कि इशू किया जाता है डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा, जो कि शेयर्स परचेज करती है फॉरेन कंपनी से। तो एक ऐसी डिपॉजिटरी बैंक जो फॉरेन कंपनी से शेयर्स परचेज करती है, उसके द्वारा ये डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, ठीक है। GDR इज अ फॉरेन करेंसी, ये हमारे लिए फॉरेन करेंसी है क्योंकि इसके नाम के आगे लिखा है ग्लोबल, तो ये सीधी सी बात है फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है। डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे लिए एक फॉरेन करेंसी है, वो भी एक डिनोमिनेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इन द इंडियन कंटेक्स्ट, तो अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो ये GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करती है इंडिया कंपनी
टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसीज, जो कि इंडिया कंपनी इशू करती है वो भी फंड्स रेज करने के लिए फॉरेन करेंसी से। मतलब अगर हमको फॉरेन करेंसी से फंड रेज करना है तो हम इंडियन कंपनी से जो है जीडीआर का इंस्ट्रूमेंट इशू करवाएंगे, ठीक है। एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, और इसको लिस्ट और ट्रेड किया जाता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी ले रहे हैं तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए होल्डर ऑफ अ जीडीआर कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट्स। तो जो जीडीआर का होल्डर होता है उसको नंबर ऑफ शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ जीडीआर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स बट ओनली डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। जो होल्डर्स होते हैं जीडीआर के, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन जो जीडीआर के होल्डर्स होते हैं इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता ना वो, ठीक है। और ना ही ये कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, लेकिन ये डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन लेते हैं, ठीक है। Many Indian companies such as Infosys, Reliance, Wipro, ICICI have raised money through issue of GDRs। तो ये जो हमारी बहुत सी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, ये जो है जीडीआर के थ्रू फंड रेज करती हैं फॉरेन करेंसीज, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, जिसको हम बोलते हैं एडीआर। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, यानी इसको जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है। द डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशूड बाय अ कंपनी इन द यूएसए आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या रिसीप्ट जो कि यूएसए द्वारा इशू किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। तो जो हमारे एडीआर्स होते हैं वो बॉट और सोल्ड अमेरिकन मार्केट में ही परचेज और सोल्ड किए जाते हैं लाइक रेगुलर स्टॉक्स, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अ जीडीआर, ये जीडीआर की तरह होता है, बस इसको इशू जो है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए किया जाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इसको लिस्टेड किया जाता है यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्ट करके इसको यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है। चलिए, तो हमने पढ़ा जीडीआर जिसको कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, और दूसरा पढ़ा हमने एडीआर जिसको कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो एक अमेरिका द्वारा इशू किया जाता है और एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, लेकिन दोनों का यूज फॉरेन करेंसीज के लिए ही होता है। अब तीसरा है हमारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है। तो अब ये इंडिया की डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ठीक है। एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको डिनोमिनेट किया जाता है इंडियन रुपीज में इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो यहाँ पे हम इंडियन रुपीज की बात कर रहे हैं। अभी जो दोनों थे उसमें एक यूएसए का था और दूसरा फॉरेन कंट्री का था, लेकिन अब हम इंडिया की रिसीप्ट डिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं। इट इज क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी टू एनेबल अ फॉरेन कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। तो जब किसी फॉरेन कंट्री को हमारे यहाँ से फंड रेज करना है, हमारी सिक्योरिटीज को लेना है, तब वो आईडीआर इशू करवाती है, ठीक है। लेकिन जब हमको किसी और कंट्री से लेना है तब हम जीडीआर इशू करवाते हैं, ठीक है। द आईडीआर इज अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ द सिमिलर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी वाज द फर्स्ट कंपनी, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी थी वो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इशू किया था इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, वो भी जून 2010 में, ठीक है। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफसीसीबी, जो कि है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी ये हमारी फॉरेन करेंसी को बॉन्ड्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेब्ट सिक्योरिटीज that are to be converted into equity or depository receipts after a specific period। तो इनको हम इक्विटी या डिपॉजिटरी रिसीप्ट में कन्वर्ट करते हैं कुछ पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। Thus a holder of FCCB has the option of either converting them into equity shares at a predetermined price or exchange rate or retaining the bonds, ठीक है। तो इनको हम इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इनको प्राइस में प्रीडिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज रेट कर सकते हैं, ठीक है। The FCCBs are issued in a foreign currency and carry a fixed interest rate। ये फॉरेन करेंसी में इशू किया जाता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है इसका, जो कि लोअर होता है देन द रेट ऑफ एनी अदर सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रेट से
जो है ये लोअर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो अब जब हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ लिए, करीब 11 या 12 सोर्सेज ऑफ फंड है बिजनेस की, जो कि हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है, सॉरी इस चैप्टर में। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स को। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है हमारा कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि हम जो भी लोन या फंड रेस कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, हमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। हमें ये भी देखना होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने बिजनेस में उसकी क्या स्टेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है हम चल रहे हैं लोन लेने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड लीगल स्टेटस। ये भी मैटर करता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, सिंगल एंटिटी बिजनेस है कि पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कि हमारी कंपनी है और उसका क्या लीगल स्टेटस है। दूसरा हमारा पर्पस एंड टाइम पीरियड। तो पर्पस और टाइम पीरियड भी मैटर करता है कि हम जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं ऐसा कोई पर्पस है भी हमारे पास कि नहीं, और क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए हमको ये अमाउंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्क प्रोफाइल। हमारी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, रिस्क तो ज्यादा नहीं है, हम जहां से लोन ले रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है वो बिजनेस ही पूरा हैक कर लेगा, पूरा बिजनेस ही हमारा ले लेगा, ओनर बन जाएगा हमारे बिजनेस का। ठीक है, अगर हम लोन नहीं पे कर पाएंगे तो काफी रिस्क भी हमको देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल फैक्टर कैसा है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थीनेस। हमारी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है ये भी अफेक्ट करता है अगर हम कहीं से लोन लेने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज। हम फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं लोन लेते वक्त कि वो लोन जो दे रहा है वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं। और लास्ट है हमारा टैक्स बेनिफिट। हमें टैक्स बेनिफिट भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं हम जहाँ से लोन ले रहे हैं जितना लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं जब हम सोर्स ऑफ फंड की चॉइस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है कोई कोर्स लेने के ऑनलाइन, वो आसानी से फ्री में पढ़ सके सिर्फ नेट का यूज करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।